खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करेंगे। हर की पैड़ी के पास बाजार में मुख्यमंत्री व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, जीएसटी की नई दरों के फायदे बताएंगे और लोगों से स्वदेशी अपनाने को भी अपील करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जूना अखाड़ा पहुंचेंगे, जहां साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। खबर देहरादून से, जहां शुक्रवार को जीएसटी बचत उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटेल नगर में व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने जीएसटी की नई दरों को लेकर लोगों को जागरूक किया है, इसके फायदे बताए हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीजेपी की ओर से जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में आज छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। 100 से ज्यादा कॉलेज छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और दोपहर 3 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। आज ही छात्र संघ चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। देहरादून और हल्द्वानी के चुनाव नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी है। देहरादून में भी अलग अलग कॉलेजेस में छात्र संघ की चुनाव हो रही है, वोटिंग हो रही है। एमकेपी, डीएवी, डीबीएस कॉलेज में चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं छात्र, वोट डाल रहे हैं। एमकेपी में सुबह 9:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई। अध्यक्ष पद के लिए यहां कड़ा मुकाबला है। एबीवीपी की प्रत्याशी शिवानी रावत और एनएसयूआई कैंडिडेट बिपाशा बिष्ट आमने सामने हैं। आज यहाँ पे 9 बजे से हमें अंदर स्टार्ट हो गई है, 9:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। और चुनाव का अभी तो बच्चे आ रहे धीरे धीरे और लग रहा है कि दोनों पार्टी मतलब दमदार रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, दोनों में ही अच्छा कंपटीशन है। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है ये। तकरीबन 14,000 स्टूडेंट्स मतदान कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। और वोट देके सीधे क्लास है। देखिए, मैं इस बीच जिस क्षेत्र में जिस घर में कन्वेंसिंग में गया हूँ, अपने छात्राओं से मिलने गया हूँ, अपने भाई बहनों से मिलने गया हूँ, अपने परिवार से मिलने गया हूँ, हर जगह से एक ही आवाज़ उठी है, इस बार अभिषेक गोस्वामी अध्यक्ष बनने वाला है। और हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस आया। और आज शाम हम जब महाविद्यालय से वोटिंग के बाद बाहर निकलेंगे तो प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। अभी तो फिलहाल हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, वो तो परिणाम शाम को ही पता लगेगा। बाकी हमें उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और अच्छे वोटों से हमें जिताएंगे। आज मैं भारी से भारी ज़्यादा वोटों से जीतने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा है इतना मेरा आज तक साथ दिया है। मैं उन माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को प्रणाम करना चाहता हूँ। आज दिन आपसे अपील भी करना चाहता हूँ कि आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मेरे पक्ष में मतदान करें। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में हो रहा है छात्र संघ चुनाव और इस दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच अध्यक्ष पद को लेकर सीधा मुकाबला है। छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर उत्साह भी दिख रहा है। छात्र संघ चुनाव में 3,474 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी मिलकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इस बार 2,172 छात्राएं वोटिंग करने वाली हैं, जबकि छात्रों की संख्या की बात की जाए तो 1,302 छात्र हैं जो कि मतदान में हिस्सा लेंगे। देर शाम तक रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। भारती सकलानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, देहरादून में गजब का उत्साह छात्रों के बीच देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में दिखाइए, उनसे बात कीजिए कि छात्र संघ चुनाव जो कि बहुत वक्त से जिसका इंतजार था, जो हिस्सेदारी है मतदाता छात्र छात्राओं की, उसे देखकर क्या लग रहा है?
देखिए, लंबा इंतजार छात्रों को यहाँ पर करना पड़ा चुनाव के लिए। पिछले साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और इस बार भी संशय बना रहा कि छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं। खास तौर पर जो प्रदेश के में डीएवी, डीबीएस और यहाँ पर एमकेपी, एसजीआरआई ये कॉलेजेस हैं। 4 दिन पहले ये तय हुआ कि यहाँ पर चुनाव भी करवा सकते हैं। निदेशालय की तरफ से विश्वविद्यालय प्रबंधन पर ये फैसला छोड़ा गया और उसके बाद 4 दिन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है चुनावों को लेकर। इस वक्त मेरे साथ कैंडिडेट भी मौजूद है, शिवानी रावत, जो कि एमकेपी पीजी कॉलेज में एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है। शिवानी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, बहुत कम समय मिला आप लोगों को तैयारी के लिए? हाँ जी, हमें बहुत कम समय मिला। मतलब हमारे नामांकन शुरू हो गए, उसके बाद फॉर्म सबमिशन सारा टाइम उसी में चला गया था, उसमें आचार संहिता लग गई। तो फिर अब उम्मीद तो यही है कि भारी से भारी मत से हमें विजय बनाएं और बाकी तो देखते क्या होता है। अच्छा, बिपाशा बेज जो कि एनएसयूआई की कैंडिडेट है, कितनी कड़ी टक्कर मान रही हैं आप? कड़ी टक्कर तो हाँ 50-50 में भी हो सकता है, तो देखते हैं। हमेशा एमकेपी में यही देखने को मिलता है कि कड़ा मुकाबला है। हाँ, अध्यक्ष पद पे तो होता ही है। हाँ। तो सबकी अपनी अपनी मेहनत है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपके साथ और आपके जो समर्थक है वो किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? 50-50 टक्कर हमें लगती है, लेकिन अपने दुश्मन को कभी कम आंकना नहीं चाहिए, तो अभी हम उस चीज़ को अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। बाकी देखते हैं। आप बताइए, किसके समर्थन में वोट कर दिया, पहले तो बताओ। मैं कैंडिडेट अच्छा, ओके। क्या कौन से पद पर प्रत्याशी हैं आप और किस तरह से देखते मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हूँ, और क्या बोलता बस, और कैंडिडेट देखते हैं बाकी चुनाव के बाद क्या होता है। हमने लोगों को अच्छे से कन्विंस करा है और हमें लगता है कि हम जीतेंगे। बड़ी मात्रा में बच्चे तो हमारे साथ ही आ रहे हैं, अब आगे अंदर जाके देखते हैं वो क्या करते हैं। और आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मैं भी कैंडिडेट हूँ महासचिव पद के लिए, और मैं कह रही हूँ बस चिल रहो, जो होगा देखा जाएगा। हारे हैं जीते, हार जीत लगी रहती है, बस अपना ये मुझे बताइए, टाइम कम मिला, तैयारी कब से चल रही थी आप लोगों की और किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि बहुत कम समय रहा होगा चुनावों के लिए? हाँ जी मैम, हमें एक्चुअली अचानक ही पता चला। बैनर्स वगैरह लगाने का मौका मिल पाया? बहुत मैम, लास्ट मोमेंट पे लगवाए हैं हम लोगों ने, और बहुत लेट में पता चला है। बिल्कुल, तो उत्साह है। देखिए, वक्त बहुत कम मिला है छात्र छात्राओं को तैयारी करने के लिए, अपनी बातों को मतदाता छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग चल रही है, नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। धन्यवाद आपका इस वक्त भारती सकलानी तमाम बातचीत के लिए। यूके SSSC पेपर लीक की बात कर लेते हैं। हालांकि कांग्रेस बार बार लीक की बात कह रही है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। यूके SSSC पेपर मामले में SIT इस वक्त जनसंवाद भी करने वाली है। हरिद्वार में आज जनसंवाद किया जाएगा। लोगों से जानकारी लेने की कोशिश SIT की है कि अगर किसी को भी इस पेपर कांड के बारे में कोई जानकारी है तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। आम लोग अपनी जानकारी दे सकते हैं अगर उन्हें कहीं पर पेपर लीक को लेकर या किसी और गड़बड़ी की जानकारी मिली है तो। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में 12 बजे से जनसंवाद की शुरुआत होनी है। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, जनसंवाद से क्या उम्मीद है प्रशासन की? देखिए, बीते रविवार को यूके SSSC की ओर से जो समूह व्यय की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसके बाद में पेपर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद काफी हंगामा उसको लेकर मचा रहा और अभी भी इसको पेपर वायरल लगातार बताया जा रहा। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि SIT बनाई गई थी और जो SIT है उसने अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है और हर तरह के पहलू को, हर बिंदु को उसकी जांच में शामिल किया जा रहा है। आज हरिद्वार में SIT पहुंचेगी। हरिद्वार के रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट के सभागार में SIT आज जनसंवाद कार्यक्रम करेगी, फीडबैक प्रोग्राम करेगी, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं या उनके जो परिजन हैं वो किसी भी तरह की उनकी शंका है, कोई जिज्ञासा है, अगर कोई सवाल है उनका तो SIT से पूछ सकते हैं और उनके पास अगर पेपर वायरल के संबंध में या किसी भी कमी के संबंध में अगर कोई जानकारी है तो उसके साथ साझा कर सकते हैं। सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को जांच में शामिल किया जाएगा। उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा ताकि जो रिजल्ट जब इसका जारी हो तो किसी भी तरह के अभ्यर्थी को, किसी को भी कोई उसमें डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे, पूरी निष्पक्षता इस भर्ती प्रक्रिया में बरती जाए। जी, धन्यवाद पुलकित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जनसंवाद इसका उद्देश्य है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी, उनके पेरेंट्स को कोई शंका है, कोई सवाल है तो वो सीधे प्रशासन से पूछ सकते हैं और कोई जानकारी है तो वो भी प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।
तो UKSSC पेपर मामले में बड़ी खबर इस वक्त जांच के लिए बनाई गई SIT ने अधिकारियों से पूछताछ की है। एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा का जिम्मा देख रहे अधिकारियों से पूछताछ की गई और परीक्षा के मानकों के साथ व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई है। SIT ने कर्मचारियों के रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। CM धामी के आदेश के बाद इस जांच की जिम्मेदारी SIT को दी गई है और जया बलूनी के नेतृत्व में SIT काम कर रही है। वहीं रिटायर्ड जस्टिस BS वर्मा इस जांच की निगरानी कर रहे हैं। इधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले को उठाया, जिसके बाद बीजेपी ने युवाओं को आंदोलन को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पेपर चोर का नारा भी कांग्रेस का ही है, लिहाजा युवाओं को अभी राजनीतिक षड्यंत्र में उलझाने की कोशिश हो रही है। युवाओं को इससे बचना चाहिए। कि मुझे इसी बात से संदेह होता है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस का नारा अगर परेड ग्राउंड में इस मूवमेंट में लग रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस की मानसिकता दिखती है। राहुल गांधी उसको ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं धसमाड़ा वहां पर जाके नारा लगवाते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। इधर कांग्रेस लगातार CBI जांच की मांग कर रही है तो बात जल्द बड़े प्रदर्शन की भी कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के एजेंट स्टूडेंट्स के बीच रहकर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो बीजेपी ने स्टूडेंट्स के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ होने की बात कही है। UKSSC पेपर विवाद पर सियासत तेज है। शुक्रवार को कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर धरना दिया तो मामले में CBI जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि अगर CBI जांच का आदेश नहीं हुआ तो 2 या 3 अक्टूबर को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होगा। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा आरोप बीजेपी पर जड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के एजेंट स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं और कांग्रेस पर गायब होने के सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए उस तरीके से नहीं कर रही थी क्योंकि इसको राजनीतिक ना समझे। और हम लेकिन जो हमारे को करना है, जनता के बीच में जाना था, हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किए हैं। जो लोग यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करके देहरादून में बातचीत हो रही है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी भाषण दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी बातें कर रहे हैं जो खुद बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते रहे हुए। देहरादून में धरने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पेपर लीक पर सवाल उठाता हुआ वीडियो पोस्ट किया तो बीजेपी ने कांग्रेस और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन में देश विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक आजादी और भगवा विरोधी नारे लगाने का काम बाहर से आए लोग कर रहे हैं और ऐसी बातों से उत्तराखंड के युवाओं को समझना चाहिए कि यहाँ के राष्ट्रभक्त युवाओं को सचेत रहना पड़ेगा। इस प्रकार के तत्व जो उत्तराखंड से बाहर से आए हुए हैं, बाहर के तत्व आंदोलन में घुसकर देवभूमि के स्वरूप को खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार की बातें करके कांग्रेस भ्रम पैदा करना चाहती है और उस आंदोलन के जो कुछ विषय हैं, उन विषयों से उन नेताओं को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। UKSSC एग्जाम पर स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर अफसर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, पर धरने में लगे आजादी के नारों ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है और बहस देशद्रोहियों तक जा पहुंची है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावित हर्षिल धराली के पुनर्निर्माण का कार्य कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है, जिसकी वजह से अजय कोठियाल की एक संयुक्त टीम ने खीर गंगा का निरीक्षण किया। उनकी टीम ने धराली क्षेत्र में आपदा का मुख्य केंद्र श्रीकंठ पर्वत और कैलाश पर्वत ठीक नीचे तक निरीक्षण किया और वीडियोग्राफी की। धराली में आपदा के मुख्य कारण क्या थे, बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की घटना पर उन्होंने कहा कि हालात को नहीं बताया जा सकता कि अभी क्या हुआ था एक्चुअल में, लेकिन उस दिन पानी बड़ी मात्रा में आया था जिससे मार्ग में 2 झील बन गई थी जो टूटती रही और धराली को नुकसान पहुंचाती रही। निष्कर्ष में लाने के लिए सरकार को प्रपोज कर सके कि धराली का फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि धराली का फ्यूचर डिसाइड करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बिल्कुल बगल में चाइना बॉर्डर है, तो डिफेंस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए
जैसे बगल में गंगा मैया का स्थान है। इधर चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर क्षेत्र के फाली, कुंतरी, सरपाणी, धुरमा एवं आसपास के गांवों का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही प्रभावितों का हाल जाना और पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताई। सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद और तत्काल सहायता का भरोसा दिया है। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रभावित परिवार की समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने मुआवजा और पुनर्वास संबंधी कार्रवाई पूरा करने तथा गांव वालों को आवश्यक राहत सामग्री वक्त पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। आखिरकार उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो गई है। इस मानसून सीजन में 1412 mm बारिश होने के साथ ही 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस बार सामान्य से 22% ज्यादा बारिश हुई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में सामान्य से 49% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं जुलाई की बात की जाए तो 16% कम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के 5 जिले ऐसे रहे जहां बारिश सामान्य से कम हुई है, जिसमें चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग शामिल हैं, जबकि बागेश्वर में सामान्य से 241% ज्यादा, चमोली में 89% ज्यादा तो टिहरी में 58% ज्यादा बारिश हुई। हरिद्वार में 55 और देहरादून में सामान्य से 38% ज्यादा बारिश हुई है। विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारे राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है और नई पर्यटन परियोजनाओं को गति देने, स्थानीय उत्पादों और लोगों को पर्यटन से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उत्तराखंड भी टूरिज्म स्टेट है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विश्वविख्यात वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल यहां लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं वन्य जीवों के दीदार के लिए। वन्य जीव पर्यटन के क्षेत्र में कॉर्बेट दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ वन्य जीवों को निहारने के लिए दुनिया भर से सैलानी पहुँचते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में पर्यटकों की संख्या निर्धारित होती है, इसलिए यहाँ कई नए पर्यटन जोन भी खुल गए हैं। हालांकि टूरिस्टों की बढ़ती संख्या और कॉर्बेट जोन में निश्चित संख्या के चलते कई बार पर्यटक बिना घूमे ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि रिजॉर्ट्स की संख्या बढ़ने से यहाँ का टूरिज्म वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस बीच में इसका काफ़ी प्रभाव बढ़ा है और नए नए जोन्स भी खुले हैं सफारी के लिए, नाइट स्टेज के लिए। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है और साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी इससे मिल रहा है। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये हैं कि एक निश्चित संख्या में ही लोग अंदर जा सकते हैं पर्यटक, और उसके अलावा जो बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं जो विभिन्न होटलों में रुकते हैं वो मायूस होकर वापस लौटते हैं। सब पर्यटन के लिए और पर्यटकों की वजह से खुल रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक लिमिट से टूरिस्ट जाते हैं, एक लिमिट है गाड़ियों की, पर्यटन की, पर्यटकों के जाने की। उसके अलावा जो बाहर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। जब से मोदी जी ने कहा है कि उत्तराखंड में आके डेस्टिनेशन वेडिंग करो, उसके बाद काफी सारी शादियां बढ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर कॉर्बेट प्रशासन यहाँ के बढ़ते टूरिज्म को लेकर उत्साहित है। हालांकि इस बार बारिश की वजह से कई जगह सड़कें खराब हुई हैं। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि 15 अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होगा, तब तक सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और जो कॉर्बेट लैंडस्केप है, इसमें आने वाले ज्यादातर जो टूरिज्म है वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ही है। और जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पार्क की जो अभी रोड्स हैं अभी मानसून के खातिर में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन 15 अक्टूबर से जब बिजरानी जो डे विजिट शुरू होता है उससे पहले सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। कॉर्बेट रिजर्व वनराज की दहाड़ और गजराज की चिंगाड़ के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ बेहतर मैनेजमेंट के जरिए हो रहे इको टूरिज्म की हर ओर सराहना होती रही है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में पलायन और रोजगार को लेकर हमेशा से ही आवाज उठती रही है। ऋषिकेश में एक ऐसा रोजगार है जो स्थानीय युवाओं ने अपने दम पर खड़ा किया और करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। यहां पर एक इंडस्ट्री बना दी है इन युवाओं ने। देसी विदेशी सैलानी इसका मजा लेने के लिए खींचे चले आते हैं। ऋषिकेश में 3 महीने बाद गंगा में शुरू हुई राफ्टिंग ने एक बार फिर से रौनक को बढ़ा दी है। गंगा की लहरों पर रोमांच का दूसरा नाम है व्हाइट रिवर राफ्टिंग। कोढ़ियाला से ऋषिकेश तक का 35 किलोमीटर का व्हाइट रिवर राफ्टिंग का ट्रैक बेहद ही रोमांच से भरा है, जिसमें शिवपुरी से कोढ़ियाला और ब्रह्मपुरी से ऋषिकेश तक वर्ल्ड क्लास 8 रैपिड आते हैं, जहां 250 से ज्यादा रजिस्टर्ड रिवर राफ्टिंग कंपनियां पर्यटकों को रोमांच से रूबरू कराती हैं। और कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी हमने बनाए हैं, जिससे कि आप बड़े आराम से गंगा जी का जो विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है उसके साथ अपने चित्रों को आप खींच सकते हैं। तो ये सब बड़ा एक मैं समझता टूरिज्म का आकर्षण होगा। और मैं ऋषिकेश को बधाई देना चाहता हूं कि 50 जो हमारे डेस्टिनेशन हिंदुस्तान में चुने जा रहे हैं उसमें से एक ऋषिकेश भी है और बड़ा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और जो गाइड भैया थे उन्होंने भी अच्छे से हम लोग को समझाया पहले, फिर हम गए तो ज़्यादा डर भी नहीं लगा। पहली बार था, हमको किसी को स्विमिंग भी नहीं आती, तो उस हिसाब से डर रहे थे, पर जब अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा। गंगा किनारे चल रहा रिवर राफ्टिंग के साथ जुड़ा बीच कैंपिंग का व्यवसाय एनजीटी के आदेश के बाद हटा दिया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट कैंप पहले जैसी खूबसूरती न मिलने के चलते पर्यटकों को पसंद नहीं आ रहे हैं, जिससे व्यवसाय प्रभावित होने से व्यवसायियों में निराशा है। पूरे विश्व भर के पर्यटक ऋषिकेश में गंगा जी की वजह से आते हैं और ये आपको दिखने को भी मिलेगा कि जब जितने भी होटल्स हैं ऋषिकेश में वो कोशिश करते हैं कि गंगा व्यू रूम लिखें, गंगा किनारे लिखें। और ऐसे में एनजीटी द्वारा गंगा किनारे जो एक इस्टेब्लिश व्यवसाय था कैंपिंग का व्यवसाय, उसको अचानक से बंद कर दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि रूल रेगुलेशन बनाए जाते और उनका अनुपालन करने के लिए मजबूर किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। देश में टूरिज्म के नक्शे पर एडवेंचर टूरिज्म में ऋषिकेश ने अपनी विशेष पहचान बनाई है, जहां गंगा की लहरों पर राफ्टिंग के रोमांच का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट।